ठीक है, तो आज ये पहले कार्टून देखते हैं। ठीक है, इस कार्टून को हम लोगों ने कल डिस्कस नहीं किया था, जो अ, लिखा हुआ है वो डिस्कस कर लिया था। ठीक है, तो जो कार्टून है वो क्या कह रहा है। पहला है, दिस कार्टून was published in Canada just before its parliamentary elections of 2004. Everyone, including the cartoonist, expected the Liberal Party to win once again. When the results came, the Liberal Party lost the elections. Is this cartoon an argument against democracy या for democracy? अब यहाँ पर क्या सिचुएशन दिया गया है, यहाँ पे सिचुएशन दिया गया है कि ये जो लिबरल पार्टी है कनाडा में, वो बार बार इलेक्शंस जीत रहे थे, हर इलेक्शन वही जीत रहे थे। तो 2004 में क्या होता है, 2004 का जब इलेक्शन होने वाला है उस टाइम का ये कार्टून है। जो कार्टून बनाया है वो भी यही एक्सपेक्ट कर रहा था कि लिबरल पार्टी ही जीतेगा। अब जो इसमें लिखा हुआ है कार्टून में, वो देखकर आप लोगों को बताना है कि ये जो आर्ग्यूमेंट है वो फॉर डेमोक्रेसी है या अगेंस्ट डेमोक्रेसी है। ठीक है, तो देखते हैं कार्टून क्या कह रहा है। We voters are angry and we are not going to take it anymore. The liberals have been arrogant. They have broken our trust in government. They stole our money. So on June 28, we are going to do what Canadians do best. We are going to vote them back in. तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, यहाँ पे दिख रहा है कि जो वोटर्स हैं वो लिबरल पार्टी से अगेंस्ट में है। ठीक है, वो लोग लिबरल पार्टी को पसंद नहीं कर रहे हैं क्योंकि उन लोगों ने शायद कोई अच्छा काम नहीं किया हो। तो ये फिर लेकिन लास्ट में लिखा हुआ है कि वी आर गोइंग टू वोट देम बैक इन, मतलब हम लोग फिर से वोट करके लिबरल पार्टी को ही जिताने वाले हैं। तो ये जो पूरा सिचुएशन है वो क्या बता रहा है कि ये डेमोक्रेसी को सपोर्ट कर रहा है या डेमोक्रेसी के अगेंस्ट में। कौन बताएगा। क्यों अगेंस्ट में है, कैसे आपको लगता है कि ये अगेंस्ट में है। रीजन जो भी अगेंस्ट या फॉर बोल रहा है। हम्म। 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 नहीं, ये कार्टून जो है, ठीक है, लिबरल पार्टी जीता नहीं वो अलग सिचुएशन है, बट कार्टून क्या कह रहा है उसके बारे में पूछा। कार्टून जो है वो कह रहा है, मतलब कार्टूनिस्ट जो है वो कह रहा है कि लोगों को पता है, लोगों के ऊपर वो एक व्यंग, आप लोग को समझ में आता है, सार्केज्म, मतलब इनडायरेक्टली किसी बात को कहना, डायरेक्टली नहीं कहना, इनडायरेक्टली कहना। तो ये जो कार्टूनिस्ट है वो ये कह रहा है कि लोगों को पता है कि लिबरल पार्टी अच्छा नहीं है, उसके लोग एरोगेंट हैं, जो पीपल का इंटरेस्ट है उसके अकॉर्डिंग काम नहीं करते, गवर्नमेंट उनका अच्छा नहीं है, रूल करने का उनका जो तरीका है वो अच्छा नहीं है, उन्होंने टैक्स पेयर्स के मनी को बहुत ज़्यादा चुराया है, मतलब बहुत सारे घोटाले किए होंगे। लेकिन फिर भी जो कैनेडियंस हैं, मतलब कनाडा के जो सिटीजन्स हैं, वो लोग क्या करेंगे, जो वो लोग हमेशा से करते हुए आए हैं, कि वो लोग फिर से लिबरल पार्टी को ही जिताएंगे। तो ये इनडायरेक्टली ये कह रहा है कि जो कनाडा में डेमोक्रेसी का सिस्टम है, वहाँ पर लोगों को सब कुछ पता होते हुए भी वो लोग बार बार एक ही पार्टी को वोट कर रहे हैं, मतलब अपना जो जजमेंट है वो प्रॉपरली एग्जीक्यूट नहीं कर रहे हैं। अगर किसी को गवर्नमेंट से प्रॉब्लम है या गवर्नमेंट ख़राब है, तो लोग क्या करेंगे, उसके अगेंस्ट में वोट करना चाहिए। बट कनाडा के लोग बार बार क्या कर रहे हैं, उनको पता है कि गवर्नमेंट ख़राब है बट फिर भी उसी पार्टी को जिता रहे हैं। तो यहाँ पर ये दिख रहा है कि कनाडा में जो डेमोक्रेसी है वो प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर रहा है, जैसा करना चाहिए वैसा नहीं कर रहा है। ठीक है, समझ में आया। मोहित, लक्ष्य,
चेंज तो कर ही सकता है, तो वही हुआ ना कि फाइनली वो लिबरल पार्टी नहीं जीतता है। बट ये इलेक्शन होने के पहले का ये कार्टून है। इलेक्शन जिस टाइम पे होने वाला है उसके पहले का ये कार्टून है। जैसे कार्टून्स कब बनाया जाता है, आप लोग भी अगर हिंदी पेपर में देखिए तो हिंदी पेपर में बहुत सारा कार्टून आता है, ठीक है। इलेक्शन के टाइम पर बढ़ जाता है। वो लोग डायरेक्टली इनडायरेक्टली हर नेता के ऊपर, या हर नेता जो अपने भाषण में कहता है उन सब चीज़ों से कार्टून में लोग इनडायरेक्ट किसी भी बात को बोलना चाहते हैं। डायरेक्टली नहीं बोलते हैं, बात को फनी वे में बनाकर या इनडायरेक्टली लोगों तक अपने बात को पहुंचाते हैं। जैसे ये कार्टूनिस्ट लोगों को क्या समझा रहा है कि तुम लोगों को पता है कि गवर्नमेंट अच्छा नहीं है, बहुत ज़्यादा हम लोगों का पैसा चुरा रहा है, अच्छा रूल नहीं कर रहा है, बट तुम लोग क्या करोगे, फिर जाके उसी को वोट करो। तो ऐसा मत करो। कार्टूनिस्ट यही कहना चाह रहा है कि जब तुम लोग को पता है कि गवर्नमेंट अच्छा काम नहीं कर रहा, तो ऐसा मत करो कि फिर से उसे ही वोट करो। वो अपने बात को इनडायरेक्टली कह रहा है। ठीक है। अब नीचे जो बॉक्स में दिया हुआ है, Rajesh and Muzaffar read an article. It showed that no democracy has ever gone to war with another democracy. Wars take place only when one of the two governments is non-democratic. दो बच्चे हैं राजेश और मुजफ्फर, वो लोग एक आर्टिकल पढ़ रहे हैं जिसमें ये लिखा गया है कि कोई भी दो डेमोक्रेटिक कंट्री कभी भी एक दूसरे से अभी तक किसी, वो लोग बैटल में इंगेज नहीं हुए हैं या उन्होंने कभी एक दूसरे से वॉर नहीं किया है। वॉर कहाँ पर हुआ है, जहाँ पर भी नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट हो या दोनों में से कोई एक पार्टी, मतलब दो गवर्नमेंट में से कोई एक गवर्नमेंट अगर नॉन डेमोक्रेटिक हो, तो वैसे ही कंट्रीज़ के बीच में अभी तक वॉर्स हुए हैं। कभी भी वैसे दो कंट्रीज़ के बीच में वॉर नहीं हुआ जहाँ पे दोनों कंट्रीज़ में डेमोक्रेसी अच्छे से फंक्शन कर रही है। द आर्टिकल सेड दैट दिस वॉज ग्रेट मेरिट ऑफ डेमोक्रेसी। आर्टिकल ये बता रहा था कि डेमोक्रेसी का सबसे बड़ा फ़ायदा क्या है कि कभी भी डेमोक्रेटिक कंट्रीज अननेसेसरी वॉर में इंगेज करके अपना पैसा बर्बाद नहीं करती, लोगों को मरने के लिए नहीं छोड़ती। आफ्टर रीडिंग द एसे, राजेश एंड मुजफ्फर हैड डिफरेंट रिएक्शंस। राजेश said that this was not good argument for democracy, it was just a matter of chance. दो लोगों ने आर्टिकल को पढ़ा। राजेश का कहना था कि ऐसा कुछ नहीं है, ये कोई डेमोक्रेसी का मेरिट नहीं है, ये जस्ट ऐसा चांस है, बाई चांस ऐसा हुआ है कि अभी तक किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ ने पूरे वर्ल्ड में जाकर एक दूसरे से वॉर नहीं किया है। मुजफ्फर क्या कहता है, said that it could not be a matter of chance. Democracies take decisions in such a way that it reduces the chances of war. जो दूसरा बच्चा है वो ये कह रहा है कि अभी जो डेमोक्रेसीज है, अगर किसी कंट्री में फुली फंक्शनल डेमोक्रेसी है, तो वो अपने डिसीजंस को सोच समझ कर लेते हैं, और वो लोग कभी भी वॉर पर इसीलिए नहीं जाते क्योंकि वहाँ पर बहुत लोग, एक डिसीजन को लेने में बहुत लोग इन्वॉल्व होते हैं, और वॉर पर जाना उन लोगों के लिए इतना आसान नहीं है क्योंकि वॉर से फ़ायदा नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ नुकसान ही होता है। तो ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ बाई चांस हुआ है, बट कोई भी डेमोक्रेसी जो अच्छा फंक्शनल डेमोक्रेसी है वो कभी भी चाहते हुए वॉर पे नहीं जाएगी। विच ऑफ द टू पोजिशन डू यू अग्री विथ एंड वाई? दोनों में से जो दोनों बच्चों ने अपना अपना ओपिनियन दिया, उसमें से आप लोग किस से अग्री करते हो और क्यों करते हो? आंसर। मुजफ्फर सर, क्यों? हम्म। 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 एग्जैक्टली। किसी भी डेमोक्रेसी में सबसे पहले ये तरीका अपनाया जाता है कि वो लोग बातचीत के थ्रू प्रॉब्लम को सॉल्व करें।
ठीक है। अगर दो कंट्रीज आपस में नहीं कर पाते तो उसमें कोई बड़ा बड़ा कंट्री जैसे रशिया अमेरिका ये लोग इंटरफेयर करते हैं और वो लोग भी चाहते हैं कि वॉर को रुकवा दिया जाए। अगर वो भी नहीं हो पाता है तो फिर यूएन में जाके यूनाइटेड नेशंस में जाके वो लोग डिस्कशंस करते हैं जहाँ पे और ज़्यादा कंट्रीज इन्वॉल्व होकर उन लोगों को बीच में पीस करवाने का या सुलह करवाने का कोशिश करती है। ठीक है। तो जनरली जो डेमोक्रेसीज है उसमें बाकी डेमोक्रेटिक कंट्रीज भी जो है वो पार्टिसिपेट करके यही कोशिश करती है कि वॉर ना हो। क्योंकि अगर वॉर होता है किसी भी कंट्री के बीच में तो वो हमारे कंट्री को तो इफ़ेक्ट करेगा ही। जो दो कंट्रीज़ वॉर कर रही हैं उनको इफ़ेक्ट करेगा, वहाँ के लोग मरेंगे। जो लोग आर्मी में हैं वो लोग मरेंगे। जो लोकल पॉपुलेशन है जो वॉर से इफ़ेक्ट होगा वो मरेगा। उसके साथ साथ कंट्री को बहुत ज़्यादा खर्च करना पड़ेगा। तो कंट्री अपने बाकी एक्टिविटीज़ डेवलपमेंटल वर्क पे ध्यान नहीं दे पाएगी। और फिर इससे जो है, अब अगर इंडिया में अगर वॉर हो रहा है तो इंडिया बाकी चीज़ों का प्रोडक्शन नहीं कर पाएगा। जो प्रोडक्शन वो नॉर्मल टाइम्स में करता है वो पैसा भी उसको वॉर में लगाना पड़ेगा। तो अगर इंडिया में प्रोडक्शन नहीं हो रहा है तो उन सारी चीज़ों की कमी पूरे वर्ल्ड में होगी। जो जो इंडिया प्रोड्यूस करता है, जो इंडिया जिन कंट्रीज़ को बेचता है, वहाँ पे उस चीज़ की कमी हो जाएगी, वहाँ पे उसका प्राइस बढ़ जाएगा। तो इस तरह से पूरा जो वर्ल्ड इकोनॉमी है वो एक दूसरे से रिलेटेड है। हर कंट्री किसी कंट्री से कुछ खरीदता है और कुछ बेचता है। तो अगर एक कंट्री भी अगर वॉर पर है, वहाँ पे डिस्टर्बेंस हो रहा है तो उसका पूरा इम्पैक्ट पूरे वर्ल्ड पर होगा, हर इकोनॉमी पे इम्पैक्ट होगा। जो कि कोई भी कंट्री नहीं चाहती कि उनके इकोनॉमी में डिस्टर्बेंस हो, उनके इकोनॉमी में पैसे का ऊपर नीचे हो। इसीलिए जनरली डेमोक्रेसीज में वॉर नहीं होता। और सबसे अच्छा ये चीज़ है कि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद से जब से डेमोक्रेसी का सेटअप पूरे वर्ल्ड में आ गया है, ऑलमोस्ट सारे कंट्रीज़ को फ्रीडम मिल गया। कॉलोनियल रूल से, यूरोपियन पावर से फ्रीडम मिल गया। और उसके बाद उन लोगों ने अपना डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बनाया। तो सारे कंट्रीज़ का ध्यान किस चीज़ पे, क्योंकि हर कंट्री में जो गवर्नमेंट है उसको अगर इलेक्शन जीतना है तो उसको कुछ ना कुछ अच्छा काम करना पड़ेगा, डेवलपमेंटल वर्क करना पड़ेगा, या एटलीस्ट वो सब कुछ करना पड़ेगा जो वहाँ के सिटीजन्स चाहते हैं। तो ये सब करने में एक दूसरे कंट्री से अच्छा रिलेशनशिप मेंटेन करना पड़ेगा ताकि लोगों को हर तरह की फैसिलिटी प्रोवाइड की जा सके। एक कंट्री अपने आप में ही सब कुछ प्रोड्यूस करे, सारा टेक्नोलॉजी भी लाए, उतना सारा प्रोडक्शन भी करे, ये पॉसिबल नहीं है। तो पूरा वर्ल्ड मिल के साथ में काम करने लगा। तो जब से इकोनॉमी इम्पॉर्टेंट हो गया, पावर से ज़्यादा इकोनॉमी इम्पॉर्टेंट हो गया, तब से पूरे वर्ल्ड में वॉर का सिचुएशन एकदम ना के बराबर हो गया। इसीलिए हम लोगों ने कभी भी नहीं देखा कि वर्ल्ड वॉर के 2 के बाद कोई भी ऐसा बड़ा वॉर हुआ हो कहीं पर भी। ठीक है। समझ आया सबको? हाँ। प्याज, टमाटर, बहुत बासमती चावल, बहुत सारा ऐसा रॉ मटेरियल्स है जो पाकिस्तान से आता है। चीनी के बारे में तो हमको उतना आइडिया नहीं है क्योंकि शुगर प्रोडक्शन इंडिया का अच्छा है खुद में ही। और भी बहुत सारा ऐसा मिनरल्स में बहुत कुछ है, जेमस्टोन्स ये सब में जो पाकिस्तान की तरफ होता है वो वहाँ से इंडिया आता है। उससे ज़्यादा इंडिया पाकिस्तान से लेता है। पाकिस्तान का बहुत कुछ इंडिया पे ही डिपेंड करता है, ज़्यादातर चीज़ों का इम्पोर्ट। अभी जैसे चाइना और इंडिया का हम लोग वॉर पे नहीं हैं, ठीक है, लेकिन ट्रेड वॉर तो चल रहा है। इंडियन गवर्नमेंट ने चाइनीज़ प्रोडक्ट्स को यूज़ करने से मना कर दिया है। चाइना के जो वेबसाइट्स इंडिया में फंक्शन कर रहे थे उन सब को कम्प्लीटली बंद करवा दिया गया है। अब आप चाहे भी तो उस सारे वेबसाइट से कुछ नहीं खरीद सकते हो। तो इससे क्या हुआ है, जिस तरह का जो छोटा मोटा प्लास्टिक का प्रोडक्ट्स या इस तरह का जो फैंसी आइटम जो था, जो सब कुछ इंडिया में प्रोड्यूस नहीं होता है प्लास्टिक प्रोडक्ट्स के कैटेगरी में, ये चाइना बाज़ार, ठीक है, चाइना बाज़ार आप लोग सब ने देखा होगा, हर सिटी में खुला हुआ था जहाँ पे ज़्यादातर प्लास्टिक का प्रोडक्ट्स मिलता था। तो वो सब क्या है, अब आपको वो सारा प्रोडक्ट्स उतने कम प्राइस में नहीं मिलेगा क्योंकि उसका मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में नहीं हो रहा है। उसी तरह से चाइना को भी इंडिया से ट्रेड बंद करने से बहुत सारा नुकसान हुआ होगा। तो यही सारा चीज़ कोई भी कंट्री नहीं चाहता क्योंकि उससे लोगों के जो नॉर्मल कॉमन पीपल हैं उनको परेशानी होती है, उनको जो सामान चाहिए उनको वो नहीं मिलता और उनके डेली लाइफ को इफ़ेक्ट होता है।
तो फिर अगर डेली लाइफ में परेशानी हो रहा है तो कोई भी उस गवर्नमेंट को दोबारा वोट नहीं करना चाहेगा। इसीलिए कोई भी कंट्री वॉर को अवॉइड करना चाहती है। अच्छा ठीक है। आज शुरुआत का 2 वीडियो और एक्स्ट्रा क्वेश्चन अपलोड कर दूँ, ठीक है। अब नेक्स्ट देखें, ब्रॉडर मीनिंग्स ऑफ डेमोक्रेसी। अभी तक हम लोगों ने जितना देखा है डेमोक्रेसी के बारे में, अब उससे ज़्यादा उसका क्या इम्प्लीकेशंस है, ठीक है। अभी हम लोग उसको पार्ट वाइज करके देख रहे हैं, क्या उसका बेनिफिट्स है, क्या उसके अंदर पॉजिटिव है, क्या नेगेटिव है, क्यों होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए, उन सारी चीज़ों को हमने अभी तक देखा। अब हम देखते हैं कि इसका ब्रॉडर एस्पेक्ट क्या है। In this chapter, we have considered the meaning of democracy in a limited and descriptive sense. We have understood democracy as a form of government. This way of defining democracy helps us to identify a clear set of minimal features that democracy must have. ठीक है, जो भी फीचर्स होने चाहिए, मिनिमम फीचर्स जो होने चाहिए डेमोक्रेसी में, वो सब हम लोगों ने अभी तक देखा है। द मोस्ट कॉमन फॉर्म दैट डेमोक्रेसी टेक्स इन आवर टाइम्स इज दैट ऑफ अ representative democracy. You have already read about this in the previous class. In the countries we call democracy, all the people do not rule. A majority is allowed to take decision on behalf of all the people. अब समझना है representative democracy क्या होता है। representative democracy का मतलब है कुछ लोग पूरे पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करते हैं और वही लोग गवर्नमेंट को फॉर्म करते हैं और गवर्नमेंट को चलाते हैं, ठीक है। क्योंकि डेमोक्रेसी में अगर एक कंट्री में कोई भी डेमोक्रेटिक कंट्री है और वहाँ पर अगर 1000 लोग रह रहे हैं तो हज़ारों के हज़ार मिलकर तो गवर्नमेंट नहीं चला सकते ना, कुछ लोगों को ही चूज़ करना पड़ेगा जो जाकर गवर्नमेंट बनेंगे और फिर गवर्नमेंट को चलाएंगे। तो इस चीज़ को ही हम लोग रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे मेजॉरिटी जो है वो बाकी लोगों के बिहाफ में डिसीजंस लेता है। जैसे जो भी पॉलिटिकल पार्टी है जिसको वोट में मेजॉरिटी मिलता है, जो मेजॉरिटी वोटों से जीतता है, उसी को ये राइट है कि वो गवर्नमेंट फॉर्म करेगा और वो गवर्नमेंट को चलाएगा। द मेजॉरिटी ऑफ पीपल रूल थ्रू देयर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स, दिस बिकम नेसेसरी। अब जो मेजॉरिटी है, ठीक है, हम लोगों में से मतलब इंडिया में अगर मेजॉरिटी बीजेपी को पसंद करता है तो उन लोगों ने बीजेपी में जो चुने हुए जो लीडर्स हैं उनको वोट किया, वो लोग जाकर गवर्नमेंट फॉर्म किए, ठीक है। अब ये क्यों नेसेसरी है, क्यों रिप्रेजेंटेटिव्स रखना ज़रूरी है। मॉडर्न डेमोक्रेसीज इन्वॉल्व सच अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल दैट इट इज़ फिजिकली इम्पॉसिबल फॉर देम टू सिट टुगेदर एंड टेक अ कलेक्टिव डिसीजन, ठीक है। जैसे अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे, अगर 1000 लोग हैं एक डेमोक्रेसी में तो 1000 लोग मिल के तो कोई डिसीजन नहीं ले सकता ना गवर्नमेंट को चलाने के बारे में। उसके लिए कुछ फिक्स्ड पीपल को ही चूज़ करना पड़ेगा जो वहाँ पर बैठेंगे और उस डिसीजन को लेंगे। इवन इफ दे कुड, the citizen does not have the time, the desire or the skills to take part in all the decisions, ठीक है। अब अगर डेमोक्रेसी में कम ही लोग, अगर 100 ही लोग हों तो 100 लोगों में से 100 लोगों के पास तो सारा स्किल्स नहीं होगा हर एक तरह के डिसीजन को लेने का। कुछ लोग किसी चीज़ में अच्छे होंगे, कुछ लोग किसी और चीज़ में अच्छे होंगे। तो इसलिए ज़रूरी है कि स्किल्स पे डिपेंड करके जो जिस चीज़ में अच्छा है, जिस फील्ड में अच्छा है, उस फील्ड में उसको अपॉइंट किया जाए डिसीजन मेकिंग के लिए। किसको समझ में आया ठीक से? लक्ष्य किसको अच्छे से समझ में आया बताइए।
हम्म। हाँ, डेमोक्रेसी में क्यों रिप्रेजेंटेटिव्स क्यों जरूरी है? हम्म। 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 हाँ। हम्म। हम्म। लेकिन जैसे अगर बिहार है, ठीक, बिहार में इलेक्शन है, तो या जैसे चंपारण में बाढ़ का प्रॉब्लम, ठीक है, बिहार में कोसी की वजह से जहां जहां भी बाढ़ आता है, तो यहाँ पे ये पूछ रहा है कि क्यों नहीं सारे लोग मिलकर डिसीजन ले सकते हैं, क्यों हम लोगों को किसी रिप्रेजेंटेटिव को ही इलेक्ट करना जरूरी है, वो पूछ रहा है, सारे लोग मिलकर क्यों डिसीजन नहीं ले सकते हैं। हम्म। जैसे अगर चंपारण का पॉपुलेशन लेट सपोज 2000 है, ठीक है, अगर वहाँ पे 2000 लोग ही रहते हैं, तो चंपारण के लिए क्या अच्छा है, क्या खराब है, क्या बनाना है, नहीं बनाना है, वो पूरे 2000 लोग मिलकर क्यों डिसीजन नहीं ले सकते हैं, क्यों उन लोगों को अपना कोई एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या फिर कोई लेजिस्लेटिव असेंबली में किसी को लिया। हम्म। 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 आप बात नहीं समझ रहे हो। हम्म। पूरा पॉपुलेशन, ये जो डेमोक्रेसी का जो प्रोसेस है, उसमें सबको इक्वल वोटिंग राइट्स है, ठीक है, तो जब इक्वल वोटिंग राइट्स है, तो हम लोग पूरे पॉपुलेशन मिलकर ही क्यों ना डिसीजन ले, क्यों हम लोग वोट करके किसी को चुने कि वो हमारी बात को जाकर उस फोरम पे रखेगा और वो डिसाइड करेगा, क्यों ना हम सब लोग मिलके ही कोई डिसीजन ले लें, उसमें क्या प्रॉब्लम है, वो चीज़ यहाँ पे बता रहा है। जैसे चंपारण है, ठीक है, तो वहाँ का जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है स्टेट का, ठीक है, सेंट्रल लेवल पे नहीं, स्टेट लेवल पे, वो जाके स्टेट असेंबली में बताएगा प्रॉब्लम कि मेरे एरिया में यही सब प्रॉब्लम है, वहाँ पर ये किया जाना चाहिए। अब यहाँ पे सिचुएशन ये है कि क्यों वो एक रिप्रेजेंटेटिव को ही चूज करेंगे, क्यों वो पूरे के पूरे 2000 लोग जाकर असेंबली में बैठ के बातचीत नहीं कर सकते। फिर नेक्स्ट है, समझ में आया सबको?
नेक्स्ट है, this gives us a clear but minimal understanding of democracy. This clarity helps us to distinguish democracies from non-democracy. इससे क्या पता चलता है कि डेमोक्रेसी में क्यों रिप्रेजेंटेटिव्स को हम लोग रखते हैं और नॉन डेमोक्रेसी से हम लोग डेमोक्रेसीज में किस तरह से अलग हैं. बट इट डज नॉट अलाउ अस टू डिस्टिंग्विश बिटवीन अ डेमोक्रेसी एंड अ गुड डेमोक्रेसी. ठीक है, अभी तक हम लोगों ने इस ये जो जाना उससे क्या पता चला कि डेमोक्रेसी क्या है और एक नॉन डेमोक्रेसी क्या है, मतलब कहाँ पर डेमोक्रेसी है और कहाँ पर डेमोक्रेसी नहीं है. अब हम लोगों को क्या सीखना है कि कौन सा डेमोक्रेसी है और कौन सा एक अच्छा डेमोक्रेसी है या प्रॉपर डेमोक्रेसी है. ठीक है, तो इस कार्टून को देख लेते पहले. This famous cartoon by R.K. Lakshman comments on the celebrations of the 50 years of independence. How many images on the wall do you recognize? Do many common people feel the way common man in this cartoon does? आर के लक्ष्मण एक बहुत फेमस कार्टूनिस्ट थे. ठीक है, उनका बनाया हुआ ये कार्टून है और इस कार्टून में जो चेयर पे जो आदमी बैठा हुआ है उसको कॉमन मैन बोलते हैं. आर के लक्ष्मण का जो हर कार्टून में एक कॉमन मैन होता था, ये उसका रिप्रेजेंटेटिव है. ठीक है, मतलब ये कॉमन मैन को दर्शाता है. अब कॉमन मैन 50 इयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस जब हो रहा है, 50 साल हो गए इंडिपेंडेंस मिले हुए, तब वो क्या सोच रहा है उसके बारे में ये कार्टून बता रहा है. ठीक है, और आप इसमें से कितने सारे फेसेस को पहचान सकते हो वो आपको बताना है. जितना पिक्चर्स है उसमें से आप कितने फेसेस को पहचान सकते हो ये बताइए. हम्म. हम्म. कौन से राजीव गांधी? यूनिटी के ऊपर ना, वो इंदिरा गांधी है. यूनिटी के, डेमोक्रेसी यूनिटी के ऊपर जो फोटो है. राजीव गांधी ये वाले हो सकते हैं. इंदिरा गांधी के पीछे में जो एक साइड फेसिंग जो चेहरा है वो हो सकते हैं. ठीक है, फिर इधर में टीवी के ऊपर अटल बिहारी वाजपेयी का फोटो है. अटल बिहारी वाजपेयी के ऊपर में पीवी नरसिम्हा राव. ठीक है, और जो सबसे लास्ट में है जो आधा कटा हुआ है वो एच डी देवेगौड़ा. फिर हाँ वो वाला एच डी देवेगौड़ा, वो थोड़ा टाइम के लिए प्राइम मिनिस्टर थे वो. हाँ. हाँ हाँ, प्राइम मिनिस्टर इंडिया का ही होगा ना. फिर जो सेकंड पिक्चर है जवाहरलाल नेहरू के बाद, वो वो है सेकंड प्राइम मिनिस्टर. कौन थे, क्या नाम था उनका? नहीं नहीं, अ, इंदिरा गांधी से पहले जो थे, लाल बहादुर शास्त्री. हाँ, लाल बहादुर शास्त्री हैं वो. थर्ड फोर्थ पिक्चर नहीं याद आ रहा है किसका. ये जो ये वाला जो पिक्चर है वो आई के गुजराल है, जो पीवी नरसिम्हा राव को नीचे जो दाढ़ी वाला जो पिक्चर है. तो ये, हाँ वो हमको भी नहीं याद आ रहा, वो दो तीन पिक्चर नहीं याद आ रहा कौन कौन है. बट ये सब जनरली, ये सब जितने भी अभी तक प्राइम मिनिस्टर्स रहे थे 50 इयर्स के होने के टाइम तक, उन सारे प्राइम मिनिस्टर्स का ये पिक्चर है, मतलब कार्टून.
तो ये जो कार्टून है वो डिफरेंट प्राइम मिनिस्टर्स को जो 50 इयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस तक हुए हैं उन लोगों को दिखा रहा है, और जो टीवी है वो इंडिया में जो सिचुएशन चल रहा है उसके बारे में बता रहा है। यूनिटी, डेमोक्रेसी, सेक्युलरिज्म, इक्वालिटी, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, ये हमारे डेमोक्रेसी का, ये सब फाउंडिंग प्रिंसिपल्स है। उसके बाद कंट्री में क्या इंपॉर्टेंट है, इंडस्ट्रियल ग्रोथ, इकोनॉमिक प्रोग्रेस, एक्सपोर्ट को इंक्रीज करना, फॉरेन कोलैबोरेशन, फॉरेन ट्रेड, कार, कंप्यूटर, मोबाइल फ़ोन्स और सब कुछ जो भी उस टाइम तक टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट है उसके बारे में। इसलिए ये सब चीज़ों को देखते हुए क्या लग रहा है कि इंडिया जो है वो 50 इयर्स तक काफ़ी प्रोग्रेस कर लिया है इंडिपेंडेंस के बाद तक। और अब हम लोगों के सामने क्या क्या चैलेंजेस हैं, क्या क्या करना बाकी है। नाउ वी आर डिटरमाइंड टू रिमूव पॉवर्टी, गरीबी हटाना है, प्रोवाइड ड्रिंकिंग वाटर, सारे लोगों को स्वच्छ पीने का पानी मिले, शेल्टर, घर, फूड, स्कूल, हॉस्पिटल, इस तरह के बेसिक एम्यूनिटीज़ को बढ़ाना ज़रूरी है। तो ये जो पिक्चर है वो बस जो इंडिया में डेमोक्रेसी का सिचुएशन है बस वही बता रहा है कि जो कॉमन मैन है वो अभी भी गरीब है। ठीक है, 50 इयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस हो चुके हैं, इतने सारे प्राइम मिनिस्टर्स रह चुके हैं, बहुत सारी चीज़ों में इंडिया ने प्रोग्रेस किया है, लेकिन अभी भी बहुत सारी चीज़ों में पीछे है, अभी भी बहुत कुछ करना बाकी है। ठीक है, अब नेक्स्ट है गुड डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी और गुड डेमोक्रेसी का डिफरेंस। इट डज नॉट अलाउ अस टू सी द ऑपरेशन ऑफ डेमोक्रेसी beyond government. For this, we need to turn to broader meanings of democracy. Sometimes we use democracy for organizations other than government. Just read these statements. अब गवर्नमेंट के पर्सपेक्टिव में डेमोक्रेसी क्या है वो अभी तक हम लोगों ने देखा। अब गवर्नमेंट के बियॉन्ड कहाँ कहाँ डेमोक्रेसी होना चाहिए या उसको हम किस तरह से उस वर्ड को यूज़ करते हैं वो देखना है। वी आर वेरी democratic family. Whenever a decision has to be taken, we all sit down and arrive at a consensus. My opinion matters as much as my father's. अगर हम कह रहे हैं कि हमारी फैमिली जो है वो बहुत डेमोक्रेटिक है, डेमोक्रेटिक मतलब यहाँ पे जब हम डेमोक्रेसी यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पर ये मतलब है कि फैमिली में जब भी कोई डिसीजन लिया जाता है तो जितने भी फैमिली मेम्बर्स हो, वो बूढ़े हो या बच्चे हो या वो फैमिली का हेड हो या ना हो, हर किसी से उस बात को डिस्कस किया जाता है, हर लोग उस डिस्कशन में पार्टिसिपेट करते हैं और फिर हर किसी के ओपिनियन को इक्वल इम्पोर्टेंस दिया जाता है, सबके ओपिनियन को सुना जाता है और फिर जो सब लोग मिलकर डिसाइड करते हैं वही घर में होता है। तो ये भी एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस जैसा ही है जहाँ पे सब लोग पार्टिसिपेट करते हैं, सबके पास इक्वल राइट है, सबको इक्वली ट्रीट किया जाता है और जो सब मिलकर डिसाइड करते हैं वही फाइनल डिसीजन होता है। दूसरा है, आई डोंट लाइक टीचर्स हु डू नॉट अलाउ स्टूडेंट्स टू स्पीक एंड आस्क क्वेश्चंस इन द क्लास। आई वुड लाइक टू हैव टीचर्स विथ डेमोक्रेटिक टेम्परामेंट। मुझे वैसे टीचर्स नहीं पसंद जो खुद ही बोलते हो, बच्चों की बातों को ना सुनते हो और ना बच्चों को क्वेश्चन पूछते हो ना उन्हें क्वेश्चन पूछने देते हो। मुझे वैसे टीचर्स पसंद है जिनका डेमोक्रेटिक टेम्परामेंट हो। डेमोक्रेटिक टेम्परामेंट मतलब जो टीचर क्लास में सिर्फ खुद को ही ना इम्पोर्टेंट समझकर बच्चों को भी इक्वल इम्पोर्टेंस दे, उनके भी बातों को, ओपिनियन को सुने, उनसे भी क्वेश्चंस पूछे, उनके आंसर्स को इम्पोर्टेंस दे। तो वैसा अगर टीचर है तो उसके टेम्परामेंट मतलब माइंडसेट को हम क्या कहेंगे कि उसका जो माइंडसेट है वो डेमोक्रेटिक है। नेक्स्ट है, वन लीडर एंड हिज फैमिली मेंबर्स डिसाइड एवरीथिंग इन दिस पार्टी, हाउ कैन दे टॉक ऑफ डेमोक्रेसी। अगर एक पार्टी में जो उसका लीडर है और जो उस लीडर के जो फैमिली मेंबर्स हैं सब कुछ वही लोग डिसाइड करते हैं आपस में मिलकर, तो इसे हम डेमोक्रेसी नहीं कह सकते। जैसा कि बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज़ में होता है, कांग्रेस सबसे बड़ा एग्जाम्पल, जहाँ पे एक ही फैमिली के लोग अभी तक उसके हेड बने हुए हैं, लीडर बने हुए हैं, दूसरों को चांस नहीं देते और कैसे क्या होगा सब कुछ सिर्फ वही लोग डिसाइड करते हैं, वो और उनके फैमिली मेम्बर्स ही डिसाइड करते हैं। तो क्या इसको हम लोग डेमोक्रेसी कह सकते हैं? और ऐसी पार्टी डेमोक्रेसी के बारे में बात भी कैसे कर सकती है? ठीक है, समझ में आया? These ways of using the word democracy go back to its basic sense of a method of taking decision. तो जब हम इस तरह से डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं इन तीनों एग्जाम्पल्स में, तो हम डेमोक्रेसी को किस तरह से समझ रहे हैं? डेमोक्रेसी को हम लोग उस वर्ड का जो मीनिंग है
उसके सेंस में समझ रहे हैं। मतलब डेमोक्रेसी का मतलब हुआ वैसा प्रोसेस जहाँ पे हर किसी के ओपिनियन को इम्पोर्टेंस, इक्वल इम्पोर्टेंस दी जाए और जो फाइनल डिसीजन है वो हर कोई मिल के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे डेमोक्रेसी को हम उस सेंस में समझ रहे हैं। अ डेमोक्रेटिक डिसीजन इन्वॉल्व्स कंसल्टेशन विथ एंड कंसेंट ऑफ ऑल दोज हु आर अफेक्टेड बाय दैट डिसीजन। तो एक डेमोक्रेसी का मतलब है हर किसी से कंसल्ट करना, जितने भी लोग उसमें इन्वॉल्व हैं हर किसी से डिस्कस करना और उसके बाद वैसा डिसीजन लेना जो सबको पसंद हो। ठीक है, those who are not powerful have the same say in taking the decision as those who are powerful। अब जैसे हम लोगों ने बात की, एक फैमिली में जो बूढ़े लोग हैं, जो नहीं कमा रहे हैं, जिनके पास अब कोई स्ट्रेंथ नहीं है अपना काम करने का, उनके भी बात को इम्पोर्टेंस दी जा रही है। एट द सेम टाइम एक जो बच्चा है वो भी अपने किसी काम को नहीं कर सकता, उसके पास भी किसी तरह का पावर नहीं है, वो नहीं कमा रहा, वो भी अपने पेरेंट्स पे डिपेंडेंट है, वो भी, उसके भी बात को उतनी ही इम्पोर्टेंस दी जा रही है जितना कि उस फैमिली में जो कमाने वाला मेंबर है, जिसके पास सारा पावर है, उसकी बात को दी जा रही है। तो जहाँ पर हर किसी के ओपिनियन को इक्वल इम्पोर्टेंस दिया जा रहा है, वैसे ऑर्गेनाइजेशन को, वैसे सेटअप को या वैसे फैमिली को हम लोग ये कह सकते हैं कि वो डेमोक्रेटिक है। ठीक है, इसलिए डेमोक्रेसी जो है वो एक प्रिंसिपल है या एक कॉन्सेप्ट है जिसको लाइफ के किसी भी स्फीयर में अप्लाई किया जा सकता है। Sometimes we use the word democracy not to describe any existing government but to set up an ideal standard that all democracies must aim to become। अब एक वो फॉर्म हमने देखा जब हम डेमोक्रेसी वर्ड को उसके एक्चुअल मीनिंग के लिए, लिटरल मीनिंग के लिए यूज़ कर रहे हैं। अब ये दूसरा फॉर्म है जहाँ पर डेमोक्रेसी को सिर्फ गवर्नमेंट के कॉन्टेक्स्ट में नहीं, ऐसा सेटअप बनाने के लिए जो कि बेस्ट हो वहाँ पर यूज़ करें डेमोक्रेसी वर्ड को। True democracy will come to this country only when no one goes hungry to bed। अब ये जो सेइंग है कि सही डेमोक्रेसी इस कंट्री में तभी आएगी जब हर कोई के पास खाने को इनफ हो, कोई भी हंगरी, भूखा ना रहे। तो यहाँ पे भी हम लोग डेमोक्रेसी को एज अ कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं, लेकिन ऐसा कॉन्सेप्ट जो किसी भी चीज़ का बेस्ट फॉर्म बता रहा हो। ठीक है, तो बेस्ट सिचुएशन कब होगा? जब कोई भी भूखा ना सोए। नेक्स्ट क्या है? इन अ डेमोक्रेसी एवरी सिटीजन मस्ट बी एबल टू प्ले इक्वल रोल इन डिसीजन मेकिंग। फॉर दिस यू डोंट नीड जस्ट एन इक्वल राइट टू वोट, एवरी सिटीजन नीड्स टू हैव इक्वल इंफॉर्मेशन, बेसिक एजुकेशन, इक्वल रिसोर्सेज एंड अ लॉट ऑफ कमिटमेंट। डेमोक्रेसी में हर सिटीजन को डिसीजन मेकिंग में इक्वल रोल है। ठीक है, लेकिन इसके लिए सिर्फ ये ज़रूरी नहीं है कि सबके पास इक्वल राइट टू वोट हो। इसके लिए और क्या क्या चीज़ चाहिए? सबके पास इक्वल इन्फॉर्मेशन होना चाहिए, बेसिक एजुकेशन होना चाहिए और बेसिक रिसोर्सेज और लॉट ऑफ कमिटमेंट। कमिटमेंट मतलब गवर्नमेंट अच्छा फंक्शन करे उसके लिए कमिटमेंट, कंट्री अच्छे से चले उस चीज़ के लिए कमिटमेंट। तब हम किसी भी कंट्री को फुल्ली फंक्शनल या उसको एक प्रॉपर डेमोक्रेसी कह सकते हैं। तो ये जो 2 पॉइंट्स है ये एक आइडियल सिचुएशन को बता रहा है कि कैसा डेमोक्रेसी होना चाहिए। किसी भी आइडियल या परफेक्ट सिचुएशन की अगर हम लोग बात करते हैं तो वहाँ पर भी हम लोग कह सकते हैं कि ये डेमोक्रेसी है। ठीक है, तो डेमोक्रेसी को हम लोगों ने 2 सेंस में देखा। एक जो लिटरल वर्ड का जो मीनिंग है कि ऐसा डिसीजन मेकिंग जहाँ पर सब लोग पार्टिसिपेट करें, और दूसरा ये देखा कि उस वर्ड को हम लोग जहाँ पे आइडियल या परफेक्ट सिचुएशन बताना है वहाँ पर यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, समझ में आया अभी तक? अब जो थोड़ा सा बचा है वो कल डिस्कस करते हैं और क्वेश्चन आंसर्स भी कल देख लेंगे। ठीक है, और आप लोग फिर से एक बार चैप्टर को आज जितना आज हम लोग डिस्कस किए हैं उसको पढ़ के आइएगा ताकि कल भी कोई क्वेश्चन रहे तो हम लोग डिस्कस कर सकें। ओके, ओके, अभी तक क्वेश्चन है कोई? ये लास्ट पार्ट समझ में आया? लास्ट पार्ट तक समझ में आया?
ठीक है, तो कल इसको फिर से एक बार पढ़ के आएगा और देखेगा कि खुद से पढ़ने पे समझ में आ रहा है कि नहीं वो सारा कॉन्सेप्ट। ओके, क्लास एंड करें।